क्राउन बुक मध्यकालीन भारत का इतिहास। उत्तर भारत और दक्कन तीन साम्राज्यों का युग है। 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए। इसमें से पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश प्रमुख थे। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध तक को अपने अधीन ले आया। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना की। धर्मपाल जो है 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक रहा। धर्मपाल के शासन काल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट में त्रिपक्षीय संघर्ष होता था। इस संघर्ष में धर्मपाल जो है वो विजयी हुआ। देवपाल ने अपना नियंत्रण प्राग यानी असम और उड़ीसा के कुछ भागों पर स्थापित किया। पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान एवं धर्म के संरक्षक थे। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां वज्रयान शाखा की पढ़ाई होती थी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शांत रक्षित और दीपांकर, जिसको अतीश भी बोला जाता है, तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शांत रक्षित और दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी। प्रतिहार वंश की बात करें तो विद्वानों के अनुसार प्रतिहार गुर्जरों के वंशज थे, इसलिए उन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसकी आरंभिक राजधानी भनीमाल में थी। नागभट्ट द्वितीय पाल शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर के समीप पराजित किया। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन वह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से हार गया। मिहिर भोज प्रथम इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। मिहिर भोज प्रथम जो है वो प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। मिहिर भोज ने कन्नौज को पुनः अपनी राजधानी बनाया। मिहिर भोज ने अपने समकालीन राजाओं पाल शासक देवपाल एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। मिहिर भोज वैष्णव मतावलंबी था और उसने आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। मिहिर भोज का महत्वपूर्ण लेख प्रशस्ति ग्वालियर से मिला है। महेंद्रपाल प्रथम जो है वो प्रतिहार साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। उसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में निवास करते थे, जो उसके राजगुरु भी थे। राजशेखर की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा है। हरविलास राजशेखर के ही द्वारा लिखा गया है। भुवन कोश जो है वो राजशेखर ने लिखा है। बाल रामायण भी राजशेखर ने ही लिखा है। राजशेखर रहते थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। अल मसूदी जो 915 से 16 ईस्वी में बगदाद से भारत आया, उसने प्रतिहार शासक की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का वर्णन किया। वह प्रतिहार राज्य के अल जुज्र कहता था। प्रतिहार राज्य को अल जुज्र बोलता था। कौन? अल मसूदी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जिसने सोलापुर के पास मान्यखेत या मलखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। ध्रुव इस वंश का एक महान शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। अमोघवर्ष एक अन्य प्रसिद्ध शासक था, जिसने 64 वर्ष तक राज किया। वह जैन मतावलंबी था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना की थी। तो कविराज मार्ग का किसने किया था? अमोघवर्ष। इंद्र तृतीय एवं वल्लभ राज अन्य प्रसिद्ध शासक थे राष्ट्रकूट वंश के। कृष्ण तृतीय अंतिम प्रतिभाशाली शासक था, जो मालवा के परमारो और वेंगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ युद्धरत रहा।
कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परंटक वन को 949 ईस्वी में पराजित किया। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। चोल साम्राज्य जो है 9वीं से 12वीं सदी तक रहा था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था, जो पहले पल्लवों का सामंत था। विजयालय ने 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने निशुम्भसुदी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। आदित्य प्रथम 871 ईस्वी में विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम ने चोल राजगद्दी संभाली। उसने चोल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त करवाया। उसने कावेरी नदी के तट पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। परांतक प्रथम, यह आदित्य प्रथम का पुत्र था। इसने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित कर मदुरा को जीता। इस उपलक्ष्य में उसे मदुरांतक एवं मदुराई कुंड की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम की बात करें तो 985 ईस्वी में परांतक द्वितीय का पुत्र अरिमोलीवर्मन प्रथम, जिसका उपनाम राजराज प्रथम था, वह चोल शासक बना। परांतक द्वितीय को सुंदर चोल बोला जाता था। परांतक द्वितीय जो है वो सुंदर चोल के नाम से जाना जाता था। तंजौर अभिलेख से उसके युद्ध अभियानों का वर्णन मिलता है। पहला, उसने केरल राज्य पर आक्रमण कर केरल के शासक भास्कर रविवर्मन को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में उसने कांडलूर सालैकलमरूत की उपाधि धारण की। अपनी नौसेना के उपयोग से उसने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण कर वहां के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया। उसने सिंहल राज्य का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा और पोलोनरुवा को इसकी राजधानी बनाया तथा उसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। वह शैव धर्मावलंबी था और उसने शिवपाद शेखर की उपाधि ग्रहण की थी। उसके द्वारा निर्मित तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर शिव मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। राजेंद्र प्रथम के बाद में बात करें तो राजेंद्र प्रथम अपने पिता राजराज प्रथम की भांति साम्राज्यवादी शासक था। उसने समस्त श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महीपाल को पराजित किया था। राजेंद्र प्रथम ने उत्तरी पूर्वी पराजित राजाओं को गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम लाने को कहा। उसे चोलगंग नामक तालाब में एकत्रित करवाया। इस उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण की। चोलकालीन शासन प्रणाली की बात करें तो चोलकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर थी। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। चोल राजतंत्र का राजा वंशानुगत आधार पर सत्ताधिकारी होता था। राजा चोल शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई मंडलम जो है प्रांत को बोला जाता था। कोट्टम कमिश्नरी होता था। नाडु जो है वो जिला को बोला जाता था। कुर्रम ग्राम का संघ होता था। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा था, जिसे मंडलम कहा जाता था। मंडलम प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्य में सहायता हेतु स्थानीय सभाएं होती थी। नाटम जो है वो नाडु की स्थानीय सभा थी। नागस्तार जो है नगर की स्थानीय सभा था। श्रेणी जो है व्यवसायियों की सभा थी एवं पुग जो है वो शिल्पियों की सभा थी। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उनकी स्थानीय ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था थी। चोल केंद्रीय पदाधिकारी में उच्च पदाधिकारियों को पेशंदरम तथा निम्न कोटि के अधिकारियों को सेरुतरम कहा जाता था। उच्च कोटि के अधिकारियों को पेशंदरम तथा निम्न कोटि के अधिकारियों को सेरुतरम कहा जाता था। उर क्या होता था? उर एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम
पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। इसकी कार्यकारिणी समिति को अलुंगनम कहा जाता था। इसका प्रमुख कार्य था अपने प्रतिनिधियों से दस्तावेजों के मसौदा तैयार करवाकर उसे लिपिबद्ध करना। सभा क्या होता था? यह मूल रूप से अग्रहारों तथा ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। इसे पुरुगुरी कहा जाता था। इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। नगरम क्या होता था? यह व्यापारी समुदाय की सभा थी। चोल काल में प्रमुख कर आयम जो है वो एक राजस्व कर था। मरम जाडी जो है वो उपयोगी वृक्ष कर था। कड़मय जो है वह एक सुपारी की बागात पर कर था। सुपारी की बागात पर कर था कड़मय। मनय इरय गृह कर था। कड़य इरय क्या था? कड़य इरय व्यापारिक प्रतिष्ठान कर था। कड़ीमय जो है वो लगान था। मगनमय जो है वो लौह कर, कुंभ कर, बढ़ई आदि के पेशे पर लगने वाला कर था। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी वरितपोत गक कहलाता था। भूमि कर जो है वो उपज का 1/3 भाग होता था। चोल कला की धातु मूर्तियां में नटराज शिव की कांस्य मूर्तियां सर्वाधिक उल्लेखनीय है। कुछ अन्य छोटे राजवंश है, जैसे देवगिरी का यादव राजवंश जो है वो भील पंचम को यादव राजवंश को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उसने दक्षिणी महाराष्ट्र एवं उत्तरी कोंकण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सिंहन द्वितीय एक पराक्रमी शासक था जिसने होयसल राज्य पर आक्रमण किया। महादेव, अम्मन, रामचंद्र कुछ अन्य राजा थे। मल्लिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मल्लिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण कर अंतिम शासक शंकर देव को मार दिया और वहाँ का प्रशासक बन गया। दूसरा राजवंश है काकतीय राजवंश। रुद्रदेव प्रथम काकतीय शासक था। गणपति इस राजवंश का शक्तिशाली शासक था। गणपति जो है वो काकतीय राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। रुद्रबा देवी को 1269 के दुग्गी अभिलेख में गणपति की पोट्टोधृति यानी राजत्व के लिए मनोनीत बताया गया है। उसने स्वतंत्र शासिका के रूप में 1261 में सत्ता संभाली। प्रताप रुद्र काकतीय वंश का अंतिम शासक था। होयसल राजवंश विष्णुवर्धन ने एक विस्तृत एवं शक्तिशाली होयसल राजवंश की स्थापना की। होयसल राजवंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। इनकी राजधानी द्वार समुद्र में थी। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र में थी। बल्लाल तृतीय इस राजवंश का अंतिम शासक था। मल्लिक काफूर ने द्वार समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिसे बल्लाल तृतीय को उससे संधि करनी पड़ी। फिर आता है राजपूत काल जो है वो 800 ईस्वी से करीब 1200 ईस्वी तक चला। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों का उदय हुआ, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गढ़वाल या राठौर वंश की बात करें तो गढ़वाल वंश की स्थापना यशोविग्रह ने की थी। इसका पुत्र महीचंद्र एक महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रदेव जो है वो महीचंद्र का पुत्र था। चंद्रदेव ने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया। इसकी राजधानी बनारस थी। चंद्रदेव ने मुस्लिमों पर तरुक्ष दंड नामक एक कर लगाया, जो उनसे होने वाले युद्ध पर आने वाले खर्चे के लिए लिया जाता था। गोविंद चंद्र के शासन में कन्नौज ने अपनी ख्याति पुनः प्राप्त की। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कानून और प्रक्रिया पर कृत्य कल्पतरु की रचना की। कल्पतरु यानी कल्पद्रुम।
कल्पतरु की रचना किसने की थी? तो लक्ष्मीधर ने। लक्ष्मीधर जो है वो गोविंद चंद्र का एक मंत्री था। जयचंद जयचंद जो है गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय इसका समकालीन था। जयचंद के ही समकालीन था पृथ्वीराज तृतीय। चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री सयोगिता का अपहरण कर लिया था। मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला। तो जयचंद जो है वो गढ़वाल वंश से ही संबंधित था। चहमान या चौहान वंश। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। चौहान या चहमान वंश के संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश की राजधानी थी अहिच्छत्र। अजय राज ने अजमेर की स्थापना कर अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाई। अजय राज के बाद अर्नो राज शासक बना। इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। वराह मंदिर का पुष्कर में किसने निर्माण कराया? अजय राज ने। विग्रहराज चतुर्थ जो है यह अर्नो राज का पुत्र था। विग्रहराज चतुर्थ अर्नो राज का पुत्र था, जिसे भिसल देव भी कहा जाता था। इसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। इसके दरबारी कवि सोमदेव थे। सोमदेव जो है वो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में ही रहते थे। सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत मठ का निर्माण करवाया, जिसे आज 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसकी दीवारों पर ललित विग्रहराज की पंक्तियां आज भी उत्कीर्ण है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो चौहान वंश से ही थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो 1178 से 92 ईस्वी तक शासन किए। पृथ्वीराज चौहान चंदेल राजा परमार्दी देव को पराजित किया। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। चंदबरदाई जयनक इसके दरबारी कवि थे। जयनक और चंदबरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से युद्ध किया। तराइन का पहला युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी जो है वो पराजित हो गया। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और उसे मार डाला। इस युद्ध के पश्चात चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई और तुर्क राज्य की स्थापना हुई। तीसरा सोलंकी वंश की बात करें तो गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ यानी अनहिल पाटन थी। भीम प्रथम जो है वो सोलंकी वंश से ही था। भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अथाह संपत्ति लूटी। बाबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल ने करवाया था। जय सिंह सिद्ध राजा इसने धारा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में बंदी बना लिया। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह के दरबार में निवास करते थे। हेमचंद्र जो है वो किसके दरबार में? जय सिंह सिद्ध राजा के दरबार में निवास करते थे। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का एक भव्य मंदिर बनवाया था। मूलराज द्वितीय के काल में मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ, जिसमें उसे पराजय मिली। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। भीम द्वितीय जो है वो सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। मोटेरा का सूर्य मंदिर बड़ौदा के निकट जो है मोटेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी शासन काल में ही हुआ है। मालवा के परमार वंश की स्थापना उपेंद्र यानी कृष्ण राज ने की है। धारा परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश की राजधानी कहाँ है? धारा में। राजा भोज जो है वो परमार वंश से रिलेटेड है। राजा भोज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक थे, जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से बदल कर धारा कर दी थी। राजा भोज की उपाधि कवि राज थी, जिसने
भोज, चंपू, श्रृंगार, प्रकाश, शब्दानुशासन आदि पुस्तकों की रचना की थी। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की थी। चंदेल वंश जो है वो नन्नुक ने खजुराहो के समीप बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना की थी। वाकपति का पुत्र जय शक्ति एक प्रसिद्ध शासक था और चंदेल राज्य उसी के नाम से जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। चंदेल अपनी कला के लिए विश्वविख्यात है। चंदेल जो है वो कला का केंद्र है। कलिंजर जो कि उत्तर प्रदेश में है तथा खजुराहो जो कि छतरपुर जिला प्रदेश में था। यहाँ ये सब कलिंजर और खजुराहो जो है वो चंदेल कला का केंद्र है। चंदेलों ने खजुराहो में करीब 30 मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर जैन व ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। यहाँ एक भी बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। राजा धंग द्वारा निर्मित विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का सबसे अलंकृत मंदिर है। धंग ने जिन्नाथ एवं वैद्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है। कलचुरी चेदी वंश चेदी के कलचुरी मतलब ढाल मंडल के राजा चेदी के कलचुरी ने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट त्रिपुरी में बनाई थी। कोक्कल प्रथम जो है वो कलचुरी या चेदी वंश की पहला राजा था। एक अन्य शासक युवराज के दरबार में राजशेखर ने कुछ समय तक निवास किया था। कर्णदेव इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। कर्णदेव जो है वो कलचुरी या चेदी वंश के सबसे शक्तिशाली राजा था। कर्णदेव ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। उसने बनारस में कर्णमेख नामक शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। कलचुरी या चेदी वंश का अंतिम शासक कौन था? विजय सिंह। इसके बाद आता है भारत पर अरबों का आक्रमण, जिसके बारे में हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के बाद का कुछ प्रांतीय राज्य हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं और प्रशासनिक विफलता के कारण साम्राज्य का विघटन होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इनमें उत्तर भारत में जौनपुर, मालवा, कश्मीर, मारवाड़ आदि एवं दक्षिण भारत में माबर, खानदेश, बहमनी एवं विजयनगर प्रमुख थे। कश्मीर में हिंदू राजा की स्थापना किसने किया था? सुहादेव ने। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने 1301 ईस्वी में की। यह हिंदू शाही वंश का शासक था। शाह मीर शमसुद्दीन के नाम से कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना और इंद्रकोट में शाह मीर राज्य की स्थापना की। कालांतर में यहाँ सिकंदर शाह नामक शासक हुआ, जिसके काल में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ। उसने मार्तंड मंदिर सहित अनेक हिंदू मंदिरों को और मूर्तियों का विनाश किया। उसे बुत सिकन की उपाधि दी गई। तो सिकंदर शाह को बोला गया क्या? बुत सिकन। 1420 ईस्वी में सिकंदर शाह का पुत्र शाही खां जैन उल अबिदीन के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसे बुद्ध शाह वह महान सुल्तान भी कहा जाता था। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। वह कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था और उसने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की थी। 1470 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कश्मीर के लोगों ने उसे बुढ़ शाह की उपाधि दी। बुढ़ शाह किसको बोला गया? तो सिकंदर शाह के पुत्र शाही खां को बुढ़ शाह की उपाधि दिया गया। जैन उल उबैदीन को बुढ़ शाह कहा गया। जैन उल अबिदीन उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता था।
तो कश्मीर का अकबर या कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी किसे बोला जाता था? जैन उल अबिदीन, जो कि सिकंदर शाह का पुत्र था, शाही खां। दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान ने कश्मीर पर अधिकार नहीं किया। बाद में अकबर ने उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया। जौनपुर नगर को फिरोज तुगलक ने 1359 ईस्वी में बसाया था। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसे फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। उसके पद के कारण उसका वंश सर्की वंश कहलाया। सर्की शासकों में सबसे उल्लेखनीय शासक हुआ इब्राहिम शाह, जिसने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। अटाला मस्जिद, जो जौनपुर ढंग की शिल्प विद्या के देदीप्यमान नमूने के रूप में खड़ी है, इब्राहिम शाह के काल में पूरी हुई है। झफरी मस्जिद का भी निर्माण इब्राहिम शाह ने ही करवाया है। इब्राहिम शाह ने जौनपुर को एक सुंदर नगर बनाया और इसके समय स्थापत्य कला में एक नया शैली जौनपुर या सर्की शैली का जन्म हुआ। इस काल में जौनपुर को पूरब का सिराज बोला जाता था। इस काल में किसके काल में? तो इब्राहिम शाह के काल में जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाता था। सर्की वंश का अंतिम शासक हुआ हुसैन शाह सर्की, जिसे बहलोल लोदी ने 1479 ईस्वी में हराया और 1484 ईस्वी में जौनपुर को अपने अधीन कर लिया। महाकाव्य पद्मावत का जो रचयिता है मल्लक मोहम्मद जायसी, वो जौनपुर का ही निवासी थे। फिर कुछ बंगाल में वंश आते हैं, राजवंश आते हैं। वो बंगाल को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने का श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को जाता है। मोहम्मद तुगलक के समय 1338 ईस्वी में बंगाल दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। 4 साल बाद इलियास खान नामक एक अमीर ने लखनौती और सोनार गांव पर कब्जा कर लिया और सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कर उसकी राजधानी मंडुआ पर कब्जा कर लिया। बाद में दोनों में संधि हो गई। इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गियासुद्दीन आजम शाह था। वह अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। गियासुद्दीन जो है वो अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था और प्रसिद्ध फारसी कवि हाजिफ सिरजी से उसका संपर्क था। बंगाल के अमीरों ने 1493 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन शाह को बंगाल का शासक बनाया। चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन के समकालीन थे। उसने सतदीरे नामक आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद उसका पुत्र नसीब खां नसीरुद्दीन नुसरत शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। उसने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम शासक गियासुद्दीन महमूद शाह था, जिसे शेर शाह ने हराकर संपूर्ण बंगाल पर कब्जा कर लिया था। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने राजा कर्ण यानी रायकर्ण को 1297 ईस्वी में परास्त करके किया। मोहम्मद तुगलक ने जफर खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने 1407 ईस्वी में अपने को गुजरात का स्वतंत्र शासक बना लिया। जफर खां को मुजफ्फर शाह की उपाधि दी गई थी। मुजफ्फर शाह की मृत्यु के बाद उसका पौत्र अहमद शाह सुल्तान बना। उसने नव स्थापित अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। उसने अहमदाबाद में एक जमा मस्जिद का निर्माण कराया। महमूद बेगड़ा अपने वंश का महानतम शासक था। उसने चंपारनेर एवं गिरनार के किलों को जीता, इसलिए उसे बेगड़ा कहा जाने लगा। उसने मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की। उसने सिद्धपुर मंदिर का विनाश किया और गुजरात में पहली बार हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। किसने? महमूद बेगड़ा।
1572 ईस्वी में मुग़ल बादशाह अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मालवा की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया। तैमूर के आक्रमण के बाद दिलावर खां गोरी ने मालवा के स्वतंत्रता की घोषणा की। दिलावर खां का पुत्र होशंग शाह अगला शासक बना, जिसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर बसाया था। उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। होशंग शाह जो है वो मांडू को अपनी राजधानी बनाया। महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली। महमूद शाह जो है वो मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली। मेवाड़ के राणा कुंभा से हुए युद्ध में दोनों शासकों ने अपनी अपनी विजय का दावा किया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया और महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला वाला स्तंभ स्थापित किया। अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। महल भवन एवं निर्माणकर्ता तो बाज बहादुर महल जो है वो सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने बनवाया था। रूपमती महल भी जो है वो सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने ही बनाया है। कुशक महल जो है वो महमूद खिलजी ने बनवाया है। जहाज महल जो है वो गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया है। हिडोला भवन, जिसको दरबार हॉल भी बोला जाता है, हिडोला भवन होशंग शाह ने बनवाया है। उस समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह गुहिलौत राजवंश का था। उस समय मेवाड़ का शासक राजा रतन सिंह गुहिलौत राजपूत वंश का था। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मेवाड़ राज्य की पुनः स्थापना की। छूट गया। मेवाड़ जो आधुनिक उदयपुर है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। उस समय मेवाड़ का शासक कौन थे? राणा रतन सिंह गुहिलौत राजपूत वंश का था। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मेवाड़ राज्य की पुनः स्थापना की। इस राजवंश का एक महान शासक राणा कुंभा था। मेवाड़ वंश का एक महान शासक राणा कुंभा था। उसने मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ बनवाया, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा गया है। उसके जयदेव कृत गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया एवं 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप को पराजित किया। अंत में जहांगीर के समय मेवाड़ ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। खानदेश एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना मल्लिक राजा फारूकी ने किया। मल्लिक राजा फारूकी ने खानदेश की स्थापना की। उसकी राजधानी बुरहानपुर थी और असीरगढ़ का किला एवं शक्तिशाली सैन्य अड्डा था। अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो ये मध्यकालीन भारत के कुछ प्रांतीय राज्य थे। इसके बाद पढ़ लेते हैं विजयनगर एवं बहमनी राज्य। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की बात करें तो भारत के दक्षिणी पश्चिम तट पर 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य, जो कि वर्तमान नाम हम्पी है, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपिली को विजय किया तब हरिहर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया और उन्हें मुसलमान बना दिया। लेकिन जब कंपिली में विद्रोह हुआ तो हरिहर एवं बुक्का को दक्षिण की सुरक्षा के लिए दक्षिण भेजा गया। वहां पर संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर वे पुनः हिंदू बन गए। 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। उसी वर्ष तुंगभद्रा के तट पर विजयनगर बसाया। विजयनगर में कौन कौन आते हैं तो संगम वंश आते हैं, सालू वंश आते हैं, तुलु वंश आते हैं एवं अराविडु वंश आते हैं।
संगम वंश के कुछ प्रमुख राजा हैं हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम एवं देवराय द्वितीय। सालूब वंश के संस्थापक नरसिंह सालूब हैं। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह तुलुब हैं। ये तुलु वंश से ही जुड़े हुए हैं। कृष्णदेव राय, अच्युत राय एवं सदाशिव राय। अराविडु वंश के संस्थापक कौन? तिरुमल होंगे। श्रीरंग द्वितीय जो है वो अराविडु वंश से ही जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संगम वंश के बारे में। संगम वंश हरिहर प्रथम 1336 से 56 तक रहा। संगम वंश का प्रथम शासक था हरिहर प्रथम। इसकी पहली राजधानी अनेगोंडी थी। 7 वर्ष बाद उसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। हरिहर प्रथम ने होयसल को जीतकर विजयनगर में मिलाया तथा मदुरा के मुसलमानी राज्य को पराजित किया। बुक्का प्रथम ने मदुरा के अस्तित्व को मिटाकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। बुक्का प्रथम जो है वो 1356 ईस्वी से 77 ईस्वी तक रहता है। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा। उसने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया। बुक्का प्रथम जो है वो तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया। बुक्का प्रथम ने विद्यानगर का नाम विजयनगर रखा और कृष्णा नदी को विजयनगर एवं बहमनी राज्य का सीमा माना। हरिहर द्वितीय जो 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक रहा। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। देवराय प्रथम जो है वो 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक रहा। देवराय प्रथम ने हर विलास तथा प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया। हर विलास और श्रीनाथ दोनों कवि जो है वो देवराय प्रथम के काल में थे। देवराय प्रथम काल में इटली का यात्री निकोली कोंटी ने विजयनगर यात्रा की थी। तो निकोली कोंटी विजयनगर आया था देवराय प्रथम के ही काल में। इसने तुर्की तीरंदाजी को सेना में शामिल किया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में बहमनी शासक फिरोज बहमनी ने विजयनगर पर आक्रमण किया। देवराय द्वितीय जो है वो 1422 ईस्वी से 46 ईस्वी तक रहा। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने कोंड बिंदु पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में मिलाया। देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक और स्वयं संस्कृत का विद्वान था। देवराय द्वितीय ने 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधा निधि और वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की। देवराय द्वितीय के समय फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। देवराय द्वितीय के समय फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसे सालूब नरसिंह ने मारकर सालूब वंश की स्थापना की। सालूब वंश के संस्थापक थे नरसिंह सालूब। अपने वंश का एकमात्र शासक हुआ। तुलु वंश का संस्थापक हुए वीर नरसिंह तुलुब जो है वो तुलु वंश के संस्थापक थे। इसी में आते हैं कृष्णदेव राय जो है 1509 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे महान शासक था। बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है। कृष्णदेव राय ने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यावाद में अपनी प्रशासनिक नीतियों की विवेचना की है। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के निकट नागलपुर नामक का नया शहर बसाया। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस डुआर्ट बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की। तो कृष्णदेव राय के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस यात्री आया। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय दरबार में अष्टदिग्गजों का निवास रहता था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। आंध्र भोज भी कहा जाता था कृष्णदेव राय को।
कृष्णदेव राय के समकालीन पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क आया था। कृष्णदेव राय की रचनाएं हैं कुछ अमुक्तमाल्याद, जाम्बवती कल्याणम। अमुक्तमाल्याद एवं जाम्बवती कल्याणम जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा ही लिखा गया है। कृष्णदेव राय महान विद्वान, विद्या प्रेमी था, जिसके कारण वह अभिनव भोज, आंध्र भोज के नाम से भी प्रसिद्ध था। अभिनव भोज एवं आंध्र भोज जो है वो कृष्णदेव राय के ही बोला जाता था। उसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जिनमें पोडाना सर्वप्रमुख थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं में ज्ञाता थे। अच्युत राय जो है वो 1530 ईस्वी से 42 ईस्वी तक रहा। अच्युत राय ने महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। अच्युत राय के समय पुर्तगाली यात्री नूनिज ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो नूनी ने विजयनगर की यात्रा की थी किसके शासनकाल में? तो अच्युत राय के शासनकाल में। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री तुतीकोरन ने के मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। इसी के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरन के मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था अच्युत राय के शासनकाल में। फिर आता है सदाशिव राय। सदाशिव राय जो है वो 1542 से 1572 ईस्वी तक रहता है। सदाशिव राय विजयनगर का नाम मात्र का शासक था। वास्तविक शक्ति अरविडू वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, लेकिन युद्ध का नेतृत्व राम राय था। विजयनगर विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर शामिल था। इसमें बरार जो है वो शामिल नहीं था। इसका संचालक अली आदिल शाह था। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा के युद्ध, बनीहट्टी या राक्षस तंगड़ी का युद्ध में विजयनगर की सेना को पराजित किया और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इस युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने वेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया, विजयनगर के अस्तित्व को बनाए रखा। अराविडु वंश जो है वो तिरुमल ने 1750 ईस्वी में सदाशिव को हटाकर अराविडु वंश की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया। विजयनगर की कुछ शासन व्यवस्था है वो नायकार व्यवस्था। इसके अनुसार राजा अपने जागीरदारों को निश्चित भूमि, जिसे अमरन कहते थे, देता था। इन भूमियों के स्वामियों को अमर नायक पुकारते थे। वे राजा को प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि देते थे और युद्ध में राजा की मदद करते थे। आयंगर व्यवस्था क्या होता था? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ गांवों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया और इसके प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। इन्हें आयंगर पुकारा गया। इनका मुख्य कार्य अपने शासन क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करना था। प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें तो सबसे ऊपर था मंडल यानी प्रांत। मंडल को कोट्टम या बलनाडु में बांटा गया था। कोट्टम या बलनाडु मतलब जिला कोट्टम या बलनाडु को फिर नाडु में बांटा गया था। नाडु को फिर मेला ग्राम जो है वो 50 ग्रामों का समूह होता था। मेला ग्राम को फिर उर में बांटा गया था। उर यानी ग्राम। किसानों को पैदावार का 1/6 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। सेना के लिए पृथक विभाग था, जिसका अधिकारी दंड नायक या सेनापति कहलाता था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हुन परदोस या पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। सेट्टी या चेट्टी क्या होता था? तो यह विजयनगर राज्य के व्यापारी वर्ग में प्रमुख समुदाय था। वीर पांचाल ये दस्तकार वर्ग था।
वेशबाग, वेशबाग क्या होता था? दासों के खरीद बेचे जाने वाले को वेशबाग कहा जाता था। विट्ठल स्वामी का मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर एवं कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया 1000 स्तंभों वाला मंदिर हिंदू स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने हैं। प्रमुख विदेश यात्री निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में इटली से आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक जो है वो 1442 ईस्वी में फारस से आया था, देवराय द्वितीय के काल में। नूनिज जो है वो पुर्तगाली था, वह 1535 ईस्वी में अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस जो है वो 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली था। विजयनगर के बाद बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में, विजयनगर तो 1336 में हुआ था, यह 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा की गई थी। वह अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम अहमदाबाद रखा। हसन गंगू ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। उसने अपने राज्य को 4 सूबों यानी तरफों में बांटा। पहला गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार, चौथा बीदर उसकी प्रांतीय राजधानियां थीं। बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने वारंगल और विजयनगर के हिंदू राजाओं से युद्ध किया। इस काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ। कुछ प्रमुख बहमनी शासक हैं, जैसे मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद, मोहम्मद द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज शाह, अहमद शाह, अलाउद्दीन अहमद शाह एवं मोहम्मद शाह तृतीय। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने फिरोज शाह नामक एक शहर बनाया और चोल और दभौल बंदरगाह की उन्नति की। अहमद शाह ने 1425 ईस्वी में बीदर को अपनी राजधानी बनाया, जिसे मोहम्मदाबाद का नाम दिया गया। अलाउद्दीन अहमद शाह के शासनकाल में महमूद गवां को राज्य की सेवा में लिया गया। हुमायूं ने 3 वर्ष तक शासन किया। वह बहुत क्रूर था। उसने दक्कन का नीरो भी कहा गया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन ने बहमनी राज्य की यात्रा की थी। इसी काल में महमूद गवां प्रधानमंत्री बना और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि दी। इसी प्रकार बहमनी साम्राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने 175 साल तक शासन किया। बहमनी राज्य के कुछ शासन व्यवस्था। बहमनी राज्य 4 अरतफों यानी प्रांत में बटा गया था। दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। प्रत्येक अरतफ का प्रमुख तरफदार होता था। महमूद गवां के मंत्रित्व काल में प्रांत की संख्या 4 से बढ़कर 8 कर दी गई। सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री एवं अधिकारी होते थे। कुछ नाम जैसे वकील उस सल्तनत प्रधानमंत्री को बोला जाता था। अमीर ए जुमला बहमनी काल में वित्त मंत्री को बोला जाता था। वजीर ए अशरफ जो है वो विदेश मंत्री को बोला जाता था। वजीर ए कुल जो है वो सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाले को बोला जाता था। पेशवा जो है वकील ए सल्तनत का सहायक होता था। पेशवा कोतवाल जो है वो पुलिस अधिकारी होता था। नाजीर जो है वो अर्थ विभाग से संबंधित था। सदरे ए जहां न्याय एवं धर्म विभाग का अध्यक्ष था। अमीर उस उमरा राज्य का सेनापति होता था। सुल्तान के अंगरक्षक खास खेल कहलाते थे। शिहाबुद्दीन अहमद ने मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया, जिसमें सैनिक अधिकारियों को उनके मनसब के अनुसार जागीरें दी गई थी। बहमन राज्य का कस पतन।
बहमनी राज्य का अंतिम शासक खलीमुल्ला था, जिसका मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई और उसके पश्चात बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। तो वो है बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा एवं बीदर। बीजापुर के संस्थापक हुए यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर के संस्थापक हुए मलिक अहमद, बरार के संस्थापक हुए इमाद शाह, गोलकोंडा के संस्थापक हुए कुली कुतुब शाह एवं बीदर के संस्थापक हुए अमीर अली बरीद। बीजापुर के संस्थापक आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना की। अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना की। बरार के संस्थापक इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना की। गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना की एवं बीदर के संस्थापक अमीर अली बरीद ने बरीद शाही वंश की स्थापना की। 1547 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर ने बीदर को 1618-19 में अपने साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया।